नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। आज हमारे साथ में है अमोल कीर्तिकर जी, जो पश्चिम उत्तर लोकसभा सीट से जो है उम्मीदवार है उद्धव ठाकरे शिवसेना की तरफ से। आज हम अपने वीडियो में जो है उससे चर्चा करेंगे यहाँ के यशस्वी के बारे में और उनको जो टिकट मिली है उसके बारे में। अमोल जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सर, सबसे पहले आपको बधाई हो, आपको जो उत्तर पश्चिम लोकसभा से आपको टिकट मिली है। तो इसके बारे में जो कंट्रोवर्सी उठी है, सर सबसे पहले मैं सवाल ये करूंगा कि आपका तो ये देखा जाए तो आपके पिताजी का सीट था ये, और आप जो है उद्धव जी के साथ में रहे हैं, तो क्या कुछ प्रेशर था ऐसा कि आपको भी शिंदे साहब के साथ में जाना था? क्या दिक्कत थी ऐसा कि जो आप वहीं पर रह गए और आप देखा है तो एक तरह से बाप बेटी की लड़ाई शुरू हो गई है यहाँ पे? क्योंकि लोगों में चर्चा यही है कि उत्तर पश्चिम से जो आपको सीट मिली है ये एक बाप बेटी की लड़ाई देखा जा रहा है। ऐसा नहीं है जी। मेरे पिताजी ने बहुत साल पहले राजनीति में आए, राजनीति चालू किए, और उसके बाद में मैं भी 20-25 साल से राजनीति में हूँ जी। मैं पहले भारतीय विद्यार्थी सेना का जनरल सेक्रेटरी था। उसके बाद में आदित्य साहब के नेतृत्व में बाला साहब ने जब युवा सेना की स्थापना की तभी मैं उसका भी एक जनरल सेक्रेटरी करके 12-13 साल से मैं काम करते आ रहा हूँ। तो राजनीति में मैं हूँ, और मेरे पिताजी ने कुछ अलग निर्णय राजनीति में लिया भी रहेगा, लेकिन मेरा निर्णय जो था कि मुझे बाला साहब के विचारों के साथ, उद्धव जी के साथ और आदित्य के साथ में रहना है, वो विचारों में मैं ठाम रहेगा। तो अभी जो टिकट मिली है इसके बाद अगर आपके पिताजी को भी अगर यहाँ से टिकट मिलती है तो किस तरह लड़ाई देख रहे हैं? क्या है कि घर से लड़ाई होगी पक्ष विपक्ष की? ऐसी बात नहीं है। देखिए, मेरे पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास रख के मुझे टिकट दी है जी। मैं 100% लड़ूंगा, सामने कोई भी आने दो, मुझे लड़ना है, क्योंकि मैं मेरे पार्टी के विचारधारा के ऊपर चलने वाला मैं आदमी हूँ जी। तो सर, ये जो आपको टिकट मिला जब उसके पहले आपकी तरफ कुछ कोशिश थी आपके, मतलब कि दूसरे पार्टी से शिंदे साहब की कुछ कोशिश रही होगी कि आप भी उनके साथ में आए और आपका भी एक नया कैरियर शुरू हो, इस तरह का कुछ? अभी देखिए कि कैसा है कि आजकल ईडी और ये जो सरकारी जो तपास यंत्रणा जो है, अगर वो आपके ऊपर कुछ कार्रवाई करती है तो उनके पीछे कुछ तो भी उनका मकसद तो रहता ही है जी। ऐसा मैं नहीं, अभी पब्लिक भी बोल रही है, तो शायद रहेगा भी। लेकिन मैंने निर्णय ऐसा लिया है कि कुछ भी हो जाने दो, मुझे उद्धव जी का साथ नहीं छोड़ना है, मुझे आदित्य का हाथ नहीं छोड़ना है। सर, ये जैसे कि महाविकास आघाड़ी का टिकट है, इस पे अभी कांग्रेस पे आपके साथ में होना चाहिए था है, और एनसीपी भी शरद पवार जी का आपके साथ में है। तो ऐसे में जो संजय निरुपम का जो एक तरह से विरोध शुरू हो गया कि उनको टिकट मिलना चाहिए था और आपको मिला है, अभी आपके खिलाफ ही वो बगावत में उतर गए हैं। हालांकि पार्टी ने उनके ऊपर कार्रवाई की है, लेकिन इसको क्या मानते हैं कि घर में ही इस तरह गृह युद्ध हो गया तो आगे की लड़ाई कैसी होगी? देखिए, निरुपम जी बड़े नेता है, उनको अनुभव बहुत है, उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, मैं मेरे बारे में कहना चाहता हूँ। लेकिन आपने जो मुद्दा मुझे पूछा है कि देखो, हर एक जो पार्टी का वर्कर है, पार्टी का नेता है, वो कोशिश जरूर करता है जी कि एंड तक कि मुझे टिकट मिले या मुझे कुछ तो भी न्याय मिले। लेकिन जब पार्टी डिसाइड करती है तो उसके बाद में मेरे ख्याल से वो कार्यकर्ता और नेता वो पार्टी के साथ में काम में आता है, और ऐसा ही मुझे बाला साहब की शिवसेना में मुझे सीट मिली है और वही मैं आगे लेके जा रहा हूँ। अभी उन्होंने शायद कल उनके ऊपर कार्रवाई भी की थी पार्टी ने, उनके पार्टी का अंदरूनी मामला है, और आज शायद उन्होंने स्टेटमेंट भी कुछ दिए, मुझे पता नहीं क्या दिए, लेकिन शायद वो कांग्रेस में अभी नहीं रहे। लेकिन बाकी सब उनके कांग्रेस के जो कार्यकर्ता पदाधिकारी जो है, कट्टर कार्यकर्ता पदाधिकारी, वो जो भी महाविकास आघाड़ी का जो भी उम्मीदवार होगा उनका काम करने के लिए वो तैयार है। क्या आपको नहीं लगता कि कहीं दूसरे पक्ष के थ्रू अगर विरोध में आप उतरते हैं, जैसे कि उनका चर्चा थी कि वो शिंदे साहब के साथ भी जा सकते हैं, वहां से भी टिकट लेके जो है आपके सामने लड़ सकते हैं, तो ऐसे में इंटरनल लड़ाई किस तरह की हो सकती है? ऐसी कुछ बात नहीं है। देखिए, कैसा है कि वो निर्णय लेने के लिए वो कुछ भी निर्णय खुद का ले सकते हैं, और मेरे सामने जो भी पार्टी आने वाली है, वो शायद भाजपा हो या उनकी सहयोगी पार्टी शिवसेना हो जी, शिंदे गुट वाली, तो मेरे ख्याल से उनको तय करना है कि उनका उम्मीदवार कौन देना है। जो भी उम्मीदवार आएगा उनके साथ वैचारिक दोहात करने के लिए हमारे सब कार्यकर्ता रेडी है। आपके पिताजी का क्या इसमें सहयोग मिलेगा कि विरोध मिलेगा? क्या आपको लगता है, कितना आशीर्वाद मिलेगा आपको? देखिए, एज ए फादर और मैं उनका लड़का, वो तो रिश्ता तो नेचुरली वो रहेगा ही रहेगा, लेकिन उन्होंने जो निर्णय अगर पॉलिटिकली अलग लिया है तो मैं उनसे उम्मीद कैसे करूँगा जी, वो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा।
अगर वो उधर रह के मुझे मदद करते हैं तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आज तक उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया है जी। और मैंने भी ऐसा कभी नहीं किया है। हम जिस पार्टी के साथ में है, जिसके साथ में, उसके साथ में पूरे डट के खड़े रहते हैं। तो आपको क्या लगता है कि आपके पिताजी ने जो 2022 में निर्णय लिया वो सही निर्णय था कि गलत निर्णय था? नहीं, अभी वो खुद उनका निर्णय है, उनके बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन मैंने जो निर्णय लिया है मेरा सही निर्णय है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो सर ये तो हुई टिकट की बात। अब आगे की हम क्वेश्चन करेंगे कि क्या आप देख रहे हैं कि उत्तर पश्चिम सीट पे जो है किस तरह की समस्याएं, खासकर ट्रैफिक को लेकर लोग काफी परेशान हैं, क्या क्या देख रहे हैं और क्या क्या करेंगे आप यहाँ पर? क्या लोगों को आश्वासन दे रहे हैं? आप घर घर जा रहे हैं लोगों के पास, क्या लोगों को बता रहे हैं? क्योंकि इसके पहले जो यहाँ पर आपके पिताजी ही यहाँ पर आपके सीट रहा है, तो आपको तो कुछ ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं, लेकिन आप क्या देख रहे हैं? क्या कुछ कमियां हैं कि आप उसको कुछ आगे बढ़ाएंगी? अभी ट्रैफिक की बातें जो आपने कही है, ये सब पब्लिक के मुंह की बात है, क्योंकि ये सीसीकरण करने के लिए पूरे के पूरे रोड मुंबई के एक बार उन्होंने खोदे और कुछ काम भी होता नहीं है। और मेरे ख्याल से मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ ना, वहाँ ऐसी सिचुएशन है कि ये बारिश में वो काम पूरा होने वाला नहीं है, और ये बारिश में अगर वो काम पूरा नहीं होगा तो बहुत सी दिक्कतें के लिए पब्लिक को सामना पड़ेगा। वाटर लॉगिंग होगी, बाइक स्किड हो जाएगी, गड्ढे में अगर पानी है और गड्ढे का अगर अंदाजा नहीं आया तो बहुत से लोग गड्ढे में उनका कुछ तो एक्सीडेंट हो सकता है। ये तो मुद्दा 100% है, लेकिन ये किसके वजह से? जिन्होंने निर्णय गलत लिया है। देखो, रोड होने चाहिए, क्या होने चाहिए, लेकिन वन बाय वन होने चाहिए। एक ही साथ में पूरे रोड खुद के मेट्रो का भी काम चालू हो गया, वो तो डेवलपमेंट है तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन खास करके रोड के बारे में बोल रहा हूं। रोड सब जगह खुद के रखे और वो पूरा काम होने वाला नहीं है बारिश तक, और बारिश तक काम नहीं होगा तो बहुत दिक्कतों को मुंबईकर को सामना पड़ेगा, एक बात। और उत्तर पश्चिम जिले के बारे में अगर बात करेंगे तो लोकसभा, विधानसभा और कॉरपोरेटर, ये जो चुनाव आते हैं ना, तो साधारण वो चुनाव के लिए लड़ने वाले लोग या वो चुन के आने वाले लोग क्या सोचते हैं कि अरे ये संसद का मुद्दा नहीं है, अरे ये विधानसभा का मुद्दा है, ये नगर पालिका का मुद्दा है, जो भी है। लेकिन मेरा ऐसा कहना है कि पब्लिक आपको वोट देती है तो पब्लिक का वाटर मीटर गटर से केंद्र तक जो भी काम आपके पास आएगा वो आपको करना पड़ेगा, वो करने के लिए मैं रेडी हूँ, पहली बात। दूसरी बात, इस मतदार संघ के अंदर बहुत से सेंट्रल एजेंसी के रिलेटेड बहुत से भी प्रॉब्लम्स है, वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश शायद पुराने सांसद ने की रहेगी, लेकिन अभी तक वो कुछ काम अधूरे है। उसके अंदर एक तो बड़ा फॉरेस्ट का एरिया इस चुनाव क्षेत्र में आता है, और फॉरेस्ट के अंदर रहने वाले को परमानेंट अभी तक शिफ्टिंग नहीं मिला, इसके लिए उधर रह रहे, लेकिन उधर जो रह रहे उनको नागरिक सुविधा नहीं मिलती। एक तो उनको परमानेंट शिफ्टिंग दे दो, नहीं तो उनका जो हक है यहाँ रहने का, उनको नागरिक सुविधा दे दो। उधर टॉयलेट का प्रॉब्लम है, उधर पानी का प्रॉब्लम है, उधर उनके घर अगर अच्छे नहीं है तो रिपेयरिंग करने का प्रॉब्लम है, और वो बहुत मेरे ख्याल से कचरा उठाने के लिए वो अंदर म्यूनसिपैलिटी के लोग भी नहीं जाते। ये हो गया फॉरेस्ट का प्रॉब्लम। दूसरा यहाँ पे बड़ा प्रॉब्लम है कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 2-3 जगह बहुत सालों से वेकेंट पड़े हुए प्लॉट है पोस्ट ऑफिस के, वो बने नहीं है। पोस्ट ऑफिस क्या बोलता है कि आजू बाजू में किधर तो भी रेंट पे ये लेता है और अपना काम चला लेता है, लेकिन वो जो प्लॉट 2-3 जगह, गोरेगा वेस्ट में एक, शायद लोखंडवाला में, वो 2 जगह के प्लॉट शायद ग्रैब हो जाएंगे, और वहाँ पे पैसा देना चाहिए। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, हम लोग तो अभी देखते हैं कि इस महीने में 1,10,000 का जीएसटी आ गया, उस महीने में 2 लाख का जीएसटी आ गया, तो जीएसटी कलेक्ट करते वो पैसा वो उसके काम के लिए देना चाहिए ना, वो उधर देते नहीं है। वो देते किधर है? बड़े बड़े लोगों का जो भी कर्जा है वो कर्जे के ये भरने के लिए देते। तो वो एक पोस्ट ऑफिस का मुद्दा है। तीसरा मुद्दा, हमारे यहाँ पे बहुत बड़ी कोस्टल लाइन है, कोस्टल लाइन डेवलपमेंट करने के लिए भी हमको आगे आके काम करना चाहिए। कोस्टल लाइन पे बहुत से प्रॉब्लम्स है। एक तो वहाँ पे कोलीवाड़े है, तो कोलीवाड़े को उनकी दिक्कत है, उनका रिडेवलपमेंट के बारे में, या उनके मेरे ख्याल से उनका ओनरशिप के बारे में उनकी दिक्कत है। दूसरी, उनका जो धंधा जो चलता है, उनका जो व्यवसाय जो चलता है, तो व्यवसाय में उनको 2-3 प्रॉब्लम्स ऐसी है कि उनकी जो बोट है वो बोट पार्क करते मेन समुद्र में नहीं करते, वो अंदर आके पार्क करते हैं। तो खाड़ी का एंट्रेंस जो है ना, वहाँ पे बहुत सालों से मिट्टी आती है, जो भी बारिश के टाइम पे वो मिट्टी बहुत सालों से निकाली नहीं गई। इसके लिए क्या होता है कि उनकी जो बोट्स है, वो जहाज है, वो अंदर जाते समय उसके अंदर फंस जाते हैं, और एक बार एक जहाज फंस गया तो उसको निकालने के लिए, उसको रिपेयरिंग करने के लिए बहुत बड़ा खर्चा उनके ऊपर आता है, बराबर है। उसके बाद में उनको फैसिलिटी में डीजल के लिए सब्सिडी दी जाती है, लेकिन महीनों से सालों से उनकी सब्सिडी नहीं मिल रही है, तो उनको वो सब्सिडी वो जेब में से जो भरते हैं ना, वो उनका लॉस डेवलप होता है। इसके लिए बहुत से लोगों ने छोड़ दिया। अभी मैं परसों भी गया था, बहुत से बोट थी वहाँ पे, अभी मेरे ख्याल से 100 भी बोट नहीं है वहाँ पे।
ये उनका प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम है कि एलईडी लाइट का कुछ तो भी इस्तेमाल करके फिशिंग करने वाले कई मछुआरे हैं। वो मछुआरे पारंपरिक जो मछुआरे हैं उनसे ज़्यादा करते हैं या उनको वो टारगेट ज़्यादा अचीव होता है, तो उनके एवज में पारंपरिक मछुआरे जो हमारे यहाँ पे जो है, खास करके मुंबई के यहाँ पे रहने वाले जो मच्छीमार है, वो पारंपरिक मछुआरे पद्धति से मच्छीमार का करने वाले लोग हैं, उनको बहुत प्रॉब्लम है। तो वो एलईडी के बारे में जो भी उनका जो सुन के, टेक्निकली मुझे पता नहीं क्या है, लेकिन मैं भी वो समझ के लेने वाला हूँ, वो सुन के उसके ऊपर कुछ तो भी निर्णय सरकार ने लेना चाहिए। चौथी बात है, मेरे ख्याल से यहाँ पे बहुत से मिलिट्री के लैंड है, और मिलिट्री के लैंड के आजू बाजू के जो भी रीडेवलपमेंट है, जो भी ऐसा प्रोजेक्ट है, वो रुके हुए हैं। क्यों रुके हुए हैं? कि मिलिट्री का एनओसी नहीं मिल रहा है। आजू में उनके आधा किलोमीटर बाद में एक झोपड़पट्टी वाला बिल्डिंग में जाता है, और यहाँ का झोपड़पट्टी वाला नहीं जाता है। तो ये दोगलापन है। तो उसने सरकार ने कुछ तो भी निर्णय लेना चाहिए ना इसके बारे में। यानी केंद्र सरकार राज्य सरकार के बीच पेच फंसा हुआ है। हाँ, उसके बाद में नेहरू नगर है, इतना बड़ा नेहरू नगर है, मेरे ख्याल से एक वार्ड है वहाँ पे वो कॉर्पोरेशन का, वो डेवलप क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उसके बाजू में पवन हंस का ये रनवे, तो उसके लिए भी कुछ तो भी निर्णय लेना चाहिए। लेकिन अमोल जी बताइए कि 95 के जब यूपी सरकार थी, तब आपके डैडी यहाँ पर पिताजी मिनिस्ट्री में थे, उसके बाद फिर 2 बार सांसद भी बने, और देखा है तो उनके बैकग्राउंड में आप ही काम कर रहे हो, तो ये सब समस्याएं जो है आप देख रहे हैं, तो क्या आपने उस समय कोशिश नहीं की? देखिए, कैसा है कि शायद उन्होंने भी कोशिश की रहेगी, मेरे पास भी ये प्रॉब्लम्स आते रहेंगे, लेकिन निर्णय लेने वाले जो है, अभी 10 साल से केंद्र में किसकी सरकार है? बीजेपी की सरकार है। शिवसेना के पास में तो ऐसी मिनिस्ट्री आई नहीं। शिवसेना भी तो 2022 तक साथ, लेकिन उन्होंने भी दिए रहेंगे ना, उन्होंने भी दिए रहेंगे। शिवसेना साइड, जो शिवसेना जो वहाँ उनसे अलग होगी, उसके लिए बहुत से कारण है। उसमें ये भी कारण रहेगा कि शिवसेना के सांसद के काम नहीं होते, ऐसा भी रहेगा। तो आप मानते हैं कि जब 2014 में बीजेपी सरकार आई तो शिवसेना को साइड ही किया गया? ऐसा है ना, ऐसा है, दिख रहा है ना, क्योंकि उनको मिनिस्ट्री भी जो दी थी, वो भी ऐसी कुछ दी थी कि जो पब्लिक कनेक्ट नहीं था उसके अंदर। पब्लिक का काम होना चाहिए ना इसके अंदर। तो क्या मानते हैं सर, महाविकास आघाड़ी की तरफ से कितना आप ये मान रहे हैं कि किस तरह का डेवलपमेंट आगे कर पाएंगे, और क्या त्रुटियां और देख रहे हैं इसमें? 100% महाविकास आघाड़ी का उम्मीदवार यहाँ से 100% चुन के आने वाला है, क्योंकि अभी तक महायुति यहाँ पे अपना उम्मीदवार घोषित नहीं कर पा रही है। पहली क्या लगता है आपको, क्यों नहीं घोषित कर पा रही है? अभी वो उनके प्रॉब्लम से, अभी जो कुछ भी वो चॉइस करते हैं, उनके खिलाफ बीजेपी वाले कुछ तो भी मीडिया में डाल देते हैं। अभी आज इन्होंने ट्वीट किया, इन्होंने निरुपम जी ने, तो मोहित कंबन जी ने उसके बारे में कुछ तो भी बोल दिया, और वो शिंदे साहब को उन्होंने टैग कर दिया ट्विटर पे आज ही कर दिया। तो अगर उनको लेके अगर उम्मीदवार ही बनाना चाहते रहेंगे तो अभी बना नहीं पाएंगे। आपको क्या लगता है, आपके पिताजी अभी भी कैपेबल है, चुनाव लड़ सकते हैं और उनको टिकट मिलना चाहिए? देखिए, ये पॉलिटिक्स में रहने वाला आदमी है ना, एंड तक वो पॉलिटिक्स में ही रहता है। कोई आदमी चुनाव नहीं लड़ा तो भी वो रिटायर्ड नहीं होता है, वो पब्लिक के काम के लिए सामने आ जाता है। वो हर एक के खून में होता है। ऐसा मेरे पिताजी ऐसे नहीं, जो ओल्ड जो है, पुराने लोग हैं जो है ना, जो पुराना ये बोलते हैं हम लोग, उनके अंदर चावल, तो उनका ऐसा ही रहता है ना काम। वो जब तक जिंदा रहेंगे तब तक पॉलिटिक्स में ही रहेंगे, कोई भी रहेंगे। तो आपको लगता है टिकट मिलेगा उनको? नहीं, वो मुझे पता नहीं, वो पार्टी लीडर उनका जो है, उनको निर्णय लेना चाहिए। तो आपके हिसाब से क्या लगता है कि बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट आएगी कि शिवसेना की तरफ से आएगी, कुछ आपको पता होगा? सच में पता नहीं, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन है। हर दिन एक का नाम आता है, हर दिन एक का नाम आता है। कल अलग था, आज कुछ अलग रहेगा। और पार्टी का भी नाम बदलते रहता है। तो मुझे पता नहीं, वो उनका महायुति का निर्णय है, वो किसी को भी टिकट लेंगे। लेकिन जिसको भी यहाँ से खड़ा होने का है, उनको बहुत कम टाइम मिलने वाला है, और हम बहुत प्रचार में आगे निकल चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को, आप जो देख रहे हैं हमारा वीडियो? नमस्ते। मुद्दा भारत का एक अच्छा यूट्यूब का चैनल है, और इस चैनल के माध्यम से बहुत से सामाजिक मुद्दे उठाए जाते हैं, और जो सही है उसको सही बोला जाता है, और जो गलत है उसकी आलोचना भी की जाती है। और ऐसा ही राजनीति में होना चाहिए, और ऐसा ही पत्रकारिता में होना चाहिए। इसके लिए एक तो मुद्दा भारत चैनल का गिरी साहब का मैं यहाँ पे धन्यवाद करता हूँ। और मेरे ख्याल से वाजपेयी जी का एक वाक्य जो है, जब भी उन्होंने एक मत के लिए सत्ता ठुकराई थी,
अगर शायद अभी के शासक रहते तो 100 मत खरीदते थे और 100 मत जेल में भेजते थे। लेकिन वाजपेयी जी ने एक मत के लिए अपना पदत्याग किया था। उन्होंने पंतप्रधान पद से इस्तीफा दिया था। तभी जाते जाते एक वर्ड बोले थे, सरकारें आएगी जाएगी लेकिन ये देश टिकना चाहिए। इसके लिए देश जो है वो टिकना चाहिए, इसकी अखंडता, सार्वभौमता। और इस देश में हम बहुत सालों से जो इकट्ठा रह रहे, हर जाति का, हर भाषा का, धर्म का, प्रांत का लोग, हम हिंदुस्तानी करके रह रहे, वो हिंदुस्तानी करके ही हम लोग आगे चल के सालों तक रहेंगे। ऐसी व्यवस्था हिंदुस्तान में होनी चाहिए, यही मेरी आशा है। धन्यवाद अमोल जी। ये लोकतंत्र है, हमारा देश जो है लोकतंत्र बहुत बड़ा है और आप लोगों को डिसाइड करना है किसको वोट देना है, कौन काम के लायक है, कौन काम के लायक नहीं है। तो आपका निर्णय जो है बहुत बड़ा निर्णय होता है। आप ही जो है पीएम बना सकते हैं, आप पीएम को गिरा भी सकते हैं। तो निर्णय आपका रहेगा। धन्यवाद अमोल जी। उम्मीद करते हैं कि आगे भी हमारे चैनल बने रहेंगे। आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। जय हिंद। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।